अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअली किसी वेक्टर के कंपोनेंट का क्या मतलब है? एक्चुअली वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं ये एक वेक्टर के हिस्से हैं। ठीक है। तो क्या जब भी आप वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे तो उसके कंपोनेंट जो हैं वो होंगे? नहीं। जब वेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो सारे का सारा वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा, फिर उसका कोई हिस्सा कहीं और नहीं होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो है वो रीजन सारा नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसमें अगर हम एक वेक्टर लें कि हम ये कहना चाहते हैं कि वेक्टर जो है वो अगर हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें तो मैं एक वेक्टर को ऐसे जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ज़ाहिर सी बात है इस वेक्टर का कोई और हिस्सा कहीं और नहीं हो सकता। ये सारे का सारा वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में ही होगा। ठीक है। और अगर मैं वेक्टर को जो है वो ऐसे ड्रॉ करूँ, यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग, तो इट मीन्स कि ये वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसका कोई भी हिस्सा या कंपोनेंट कहीं और नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में चला गया, पर्टिकुलर वाई एक्सिस में वेक्टर जो है वो आपका चला गया, या ड्रॉ आपने कर लिया या जो आपको दिया गया हो, तो उसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो नहीं होता। लेकिन वेक्टर का कंपोनेंट फिर कब होता है, हम कब वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम यहाँ पे ओरिजिन से एक वेक्टर जो है वो ओ पी ड्रॉ करें, जिसकी यानी जिसको हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है। अब थोड़ा अगर गौर करें आप, तो ये एक्स एक्सिस तो ये है और वाई एक्सिस जो है वो ये है ना। ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है ना ये वेक्टर वाई एक्सिस में है, ऐसे ही है ना। अगर एक्स एक्सिस में होता तो इस डायरेक्शन में होता, अगर वाई एक्सिस में होता तो इस डायरेक्शन में होता, लेकिन ये इन दोनों के दरमियान में है। दरमियान में है, आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों के दरमियान में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में। तो ऐसा वेक्टर जब वो ना एक्स एक्सिस में हो ना वाई एक्सिस में हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर वेक्टर को उसके कंपोनेंट जो है वो उसके कंपोनेंट ड्रा करते हैं। हम ये देखते हैं कि वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स में है और कितना वाई में है। ठीक है। तो वो इफेक्टिव वैल्यू जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी वो एक्स कंपोनेंट कहलाएगी, और वो इफेक्टिव वैल्यू जो वाई एक्सिस में होगी वो वाई कंपोनेंट कहलाएगी। ठीक है। यानी वेक्टर का जब वेक्टर प्लेन में लिया जाता है ना, टू डायमेंशन में, तो ना तो वो एक्स में होता है ना वाई में, वो दोनों के दरमियान में होता है, तब हम उसके कंपोनेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब इस वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, और दो कंपोनेंट जो है वो इसके होते हैं, और उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस में होता है, दूसरा वाई में होता है, और आपको पता है एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है वो कट करते हैं। तो जब वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स में होगा और एक कंपोनेंट वाई में होगा, तो उन दोनों के दरमियान भी तो थीटा 90 ही होगा। तो इट मीन्स कि ऐसे कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है। चलें, अब हमने एक वेक्टर ले लिया है जो कि एक्स और वाई के दरमियान में है। ये जो आपको इधर नज़र आ रहा है ये वाला वेक्टर ओ पी ए वेक्टर। ठीक है। और हमने अब ये ड्रॉ देखना है कि इसके कंपोनेंट जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट यहाँ पे होंगे, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब हम जो है वो इसके कंपोनेंट देखते हैं, इसके कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। तो एक्स कंपोनेंट ड्रा करने के लिए या एक्स कंपोनेंट को देखने के लिए कि वो कहाँ है, हम जब वेक्टर लेते हैं तो वेक्टर को हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे वो कट करता है वहाँ पे एक वेक्टर का निशान लगा देते हैं। जितना हिस्से पे वो कट करता है एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, जितने हिस्से पे कट करता है उसको एक वेक्टर का निशान लगा देते हैं, वो उसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर जो है वो हम वाई पे गिराते हैं, जहाँ पे कट करता है वहाँ निशान लगा देते हैं, और वो वाला जो है वो इसका क्या कंपोनेंट हो गया, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक है। तो इट मीन्स कि एक वेक्टर को जब आप लिखते हैं वेक्टर की फॉर्म में, तो फिर आप उसके कंपोनेंट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई, वो हिस्सा जो वाई एक्स एक्सिस में है और ये वो वाला हिस्सा जो वाई एक्सिस में है, यानी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे
हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आई एक्स एक्सिस के साथ जो है वो आई आएगा क्योंकि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को स्पेसिफाई करता है। वाई वेक्टर के साथ जे आएगा क्योंकि जे वाला वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस को स्पेसिफाई करता है। ये यूनिट वेक्टर जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम इसका निकालते हैं कि एक्स कंपोनेंट क्या होता है, यानी उस किसके बराबर होता है, और वाई कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्स कंपोनेंट जो है वो लेते हैं, तो यही ट्राइएंगल जो है वो हम लेंगे, ये ट्राइएंगल जो हमारे पास बनी है राइट एंगल ट्राइएंगल जो है वो इसको नाम देते हैं क्योंकि ये दोनों के दरमियान राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइएंगल क्या हमारे पास बनी, ओ पी एम, यानी आपने इसको नाम दे लिया ओ पी और एम, नाम आपने इसको दे लिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया इन राइट एंगल ट्राइएंगल ओ पी एम कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपने यकीनन मैट्रिक में की होगी तो आपको उससे जो है वो आती होगी। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस यानी ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी ओ पी, ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। अब ओ एम जो है उसको तो हमने कहा हुआ है कि वो एक्स कंपोनेंट है, तो हम उसको ए एक्स लिख देंगे। ए एक्स, एक्स थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि पता चले कि ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। और ये वाला जो है ये ए है, हमारा ए है, ओ पी जो है वो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे इसलिए वेक्टर नहीं आपने लिखना। तो ए एक्स डिवाइडेड बाय ए जो है वो आपका आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए को इधर मल्टीप्लाई करके, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया आपका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू। अगर अब आपको थीटा मालूम है कि वेक्टर कितने एंगल पे कता कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप यहाँ पे थीटा लगा के ए एक्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट जो है वो निकालने के लिए अगेन हम ट्राइएंगल लेंगे ओ पी एम। यहाँ पे ओ पी एम में अब हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर है पी एम ओवर हाइपोटेन्यूस ओ पी है, तो यहाँ पे पी एम डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है। तो ये आ गया ए वाई डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि ये जो एम और पी है ये हमने यहाँ पे जब किया था तो हमने इसको ए वाई का जो है वो नाम दिया है क्योंकि ये वाई एक्सिस की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए वाई की वैल्यू आ गई, या जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में है उसकी वैल्यू आ गई ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे अगेन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी तो फिर हम ए वाई की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकालनी है, क्योंकि दो कंपोनेंट की फॉर्म में जो चला गया, एक कंपोनेंट एक्स में चला गया, एक कंपोनेंट वाई में चला गया, तो फिर हम मैग्नीट्यूड वेक्टर की कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेक्टर की निकालने के लिए अगेन हम वही ट्राइएंगल लेंगे ओ पी एम। पैथागोन थ्योरम जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओ पी को हमने ए का नाम दिया है, ओ एम को हमने ए एक्स का नाम दिया है और उसको ए वाई का नाम दिया है। सबकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे जब, तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका स्क्वेयर था ना, मैंने इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो इधर स्क्वेयर रूट जो है वो ले लिया, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर आपके पास वैल्यू जो है वो आ गई, ए की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। ये वाली जो है ये आ गई ए की वेक्टर फॉर्म, ये वाली जो है वो ए की आ गई मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो हम लेते हैं डायरेक्शन कि वेक्टर की डायरेक्शन। देखें, अगर पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में होता तो एक्स की डायरेक्शन होती, पर्टिकुलर वाई एक्सिस में होता तो वाई की डायरेक्शन होती। अब ना तो एक्स में है ना वाई में है, तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जो है वो वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। अगेन जो है वो हम वही ट्राइएंगल लेंगे ओ पी एम ट्राइएंगल लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी एम यानी ए वाई डिवाइडेड बाय ओ एम यानी ए एक्स, ठीक है, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे आप टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। यानी अगर आपको कंपोनेंट दिए गए हैं तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एंगल दिया गया है कि इस एंगल पे ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर ये एंगल बना रहा है, तो फिर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगी, एक एक्स की वैल्यू निकालेंगी, ए वाई की वैल्यू निकालेंगी। यहाँ पे पुट करने के बाद आप वेक्टर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपके पास कंपोनेंट दिए गए हैं और एंगल नहीं दिया गया कि क्या एंगल है, तो फिर आप इस फार्मूले की मदद से, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, इसकी मदद से आप उसका जो एंगल है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर के हिस्से। आप ये कह लें कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा वो वेक्टर का हिस्सा जो है वो कहलाएगा। जो पर्टिकुलर वाई एक्सिस में होगा वो वाई कंपोनेंट, और जो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में होगा वो एक्स कंपोनेंट। हर वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होता। जो वेक्टर पहले ही एक्स एक्सिस में है उसका और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जो वेक्टर पहले ही वाई एक्सिस में है उसका और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। वेक्टर का कंपोनेंट आप सिर्फ उस वक्त ड्रॉ करेंगे, उस वक्त जो है वो हम लेंगे जब वेक्टर ना तो एक्स में हो ना वाई में हो, बल्कि उन दोनों के दरमियान में हो। ये याद रखें। तब हम ये देखने के लिए कि वाई में है या एक्स में है, दोनों कौन से इसके हिस्से हैं, फिर दो हिस्से आपको जो है वो बनेंगे, और उन दोनों हिस्सों को क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि एक एक्स में होगा और दूसरा वाई में, तो और एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए इनको परपेंडिकुलर जो है वो कंपोनेंट कहा जाता है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यानी पेपर में लाजमी आते हैं। तो इसलिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें कि वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो आप कब लेते हैं और उसका क्या मतलब है।